नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 4 का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खड़ी बोली आंदोलन के बारे में और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्णा जी, गुड इवनिंग। और अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी नेम से प्लेलिस्ट है और उसमें सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इन सभी जो भी क्लासेस होती हैं वही नोट्स आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे प्राप्त होते हैं संडे में, तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि संबंधित है खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये मैं शॉर्ट में क्लासेस इसलिए लेती हूँ जो कि टॉपिक वाइज की जो भी टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाए। और एक साथ हम बहुत सारा भी कर सकते हैं कि सुबह की क्लास एक ले ली बहुत बड़ी सी, एक डेढ़ घंटे की, तो उसमें पूरे 2-3 टॉपिक एक साथ 3-4 टॉपिक करने लग गए, तो उसमें ये होगा कि अगर आप ना तो समझ में आएगा, उतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और ना ही एकदम प्रेशर भी आ जाता है पढ़ाने में भी। तो एक साथ अगर हम ना पढ़ के अगर उसको टुकड़ों में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अंदर करते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा सही से समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाती है, और एक मिसमैच नहीं हो पाती कि कोई टॉपिक किसी और चीज़ का हमें याद हो जाए या समझ में आ जाए, किसी और से हम जोड़ नहीं सकते। तो वो अलग अलग करके इसीलिए कर रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा हो कि इतनी छोटी क्लास या इतना छोटा टॉपिक क्यों ले रही हैं। तो देख लेते हैं। चलिए आज का खड़ी बोली आंदोलन फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है। ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई है, इससे हमारी 3 क्लासेस और रह जाएंगी आज इस क्लास के बाद। तो 3 क्लास और होंगी इस इकाई से संबंधित, तो उसके बाद यूनिट 5 शुरू होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खड़ी बोली आंदोलन के बारे में। तो खड़ी बोली आंदोलन जो है वो हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है। गुड इवनिंग मंजरी जी। तो वो जो शाम की क्लास पे क्विज में नेटवर्क इशू आ रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, तो वो सही किया है, अभी शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खड़ी बोली या फिर उसे कौरवी भी कहते हैं, तो इसका उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और जिसका क्षेत्र इधर माना जाता है मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और देहरादून, ये इस सभी का जो भाग है यहाँ पे दिल्ली, मुख्यतः आप कहें तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वही इसका क्षेत्र माना जाता था। और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ लिखी थी। अपनी जो उन्होंने रचनाएं लिखी थी वो वहाँ से ही हिंदी साहित्य की, खड़ी बोली साहित्य की शुरुआत हुई थी। और इन्होंने अपनी भाषा को हिंदी भी कहा ही था, तो खुसरो को ही खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ से उनको ही जन्मदाता माना जाता है। और उनकी रचनाएँ जो थी उन्होंने खुद से माना था कि, और जो खड़ी बोली की जो रचनाएं थी उसमें उन्होंने गद्य व पद दोनों ही रचनाएं सभी ने लिखी हैं। तो दोनों का ही विशेष योगदान रहा है। और खड़ी बोली के विकास में जो है, तो उसके विकास में एक राष्ट्र, एक भाषा की बात हो रही थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास काफ़ी जारी था। तो वैसे तो हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने राष्ट्रभाषा की बात की थी, राजभाषा के अंतर को समझा था, लेकिन फिर भी जो खड़ी बोली आंदोलन है तो ये एक टॉपिक के रूप में दिया गया है, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का एक प्रयास जारी था उस समय। तो उस समय की जो धार्मिक परिस्थिति थी वो ब्रज भाषा के उत्कर्ष में सहायक हो रही थी। जो भी रचनाएं लिखी जा रही थी तो ब्रज भाषा में ज़्यादा लिखी जाती थी। और जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो खड़ी बोली को प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि जो मुगल जो थे उस समय का जो शासन था मुस्लिम शासन था, और मुस्लिम जो लोग थे वो खड़ी बोली का ही प्रयोग करते थे अपनी बात कहने के लिए। सामान्य रूप से भी वो, सामाजिक दृष्टि से भी वो उसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो खड़ी बोली जो है मुस्लिम वर्ग के साथ उर्दू के साथ दोनों तरफ व्याप्त हो गई थी, तो उसको वहीं से ही उसका प्रारंभ माना जाता है। तो वहाँ से प्रारंभ हुई थी मुगल काल के आसपास। तो उस टाइम पे मुस्लिमों का शासन था, तो धार्मिक परिस्थिति भी इस पे असर कर रही थी, राजनीतिक परिस्थिति भी असर कर रही थी। तो धार्मिक में तो ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते थे जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो राजनीति के क्षेत्र में ब्रज भाषा का साहित्यिक महत्व घटने लगा था। जब खड़ी बोली आ गई, खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, तो उस समय
फिर ब्रजभाषा का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा था और आधुनिक काल में जो खड़ी बोली है उसकी उन्नति का कारण उसका गद्य रहा है, क्योंकि ये एक विशाल क्षेत्र के संपर्क की भाषा थी और इसलिए इसके गद्य को तीव्र गति से फैलने में अधिक समय नहीं लगा। तो इसमें जो मुख्यतः जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो भारतेंदु जी ने निभाई थी और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने निभाई है। तो इन्होंने गद्य के माध्यम से अपनी रचनाएं जो लिखी थी उसके माध्यम से खड़ी बोली हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगा था बजाय, और जो इसका जब प्रयोग होने लगा तो पहले अवधि का प्रयोग होता था और ब्रज का प्रयोग होता था, तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा होता था। लेकिन जब एक भाषा प्रारंभ हुई इसको बड़े जन समूह ने बहुत अच्छे से इसको स्वीकार किया और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इसके बाद ही वो राजभाषा राष्ट्रभाषा बनने लगी। तो इस काल का साहित्य जो था वो जन साधारण की वस्तु बन गया था और सन 1800 में फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना हुई और उसके साथ ही अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषा के अध्ययन पर भी वहाँ पे विचार किया जाने लगा था। और वहाँ पे जिसमें वो लोग जो थे वो खड़ी बोली की प्रचुरता बढ़ाने लगे थे, उनका जो प्रयोग करते थे वो खड़ी बोली का ही प्रयोग करते थे। सभी शासक थे, जो भी अधिकारी होते थे, सभी लोग खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे थे। तो जॉन गिलक्राइस्ट जो है उनके प्रतिनिधित्व में लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर रचना लिखी है, पंडित सदल मिश्र जी ने नाचकेतोपाख्यान लिखी है। तो ये सभी रचनाएं जो उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद मुंशी सदासुखलाल जी हैं और इंसान अल्लाह खां, इन सभी के नाम हम खड़ी बोली के जो आरंभ के रचनाकार हैं उनमें ही लेंगे। और इन्होंने खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और जैसे परीक्षा गुरु रचना लिखी गई है, तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत से शब्द इस तरह के होंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके की उस समय की भाषा थी। तो परीक्षा गुरु में काफ़ी ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो उनसे पता चल जाता है। वाक्य जो हैं वो भी कुछ अलग अलग तरह से प्रयोग किए गए हैं, थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है। जो अभी की हिंदी है और उस हिंदी में थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा जब आप पढ़ेंगे उपन्यास। तो देखते हैं। और खड़ी बोली अब हम देख लेते हैं, समझ में आए क्या होगा, कहाँ से उसका प्रारंभ शुरू हुआ और उसके कौन कौन से रचनाकार हुए। तो अब खड़ी बोली आंदोलन के जो प्रमुख कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे सदल मिश्र जी की। तो इन्होंने नाचकेतोपाख्यान लिखा है और ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि नाचकेतोपाख्यान किसकी है, तो ये सदल मिश्र की रचना है और इनकी रचना पर ब्रजभाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। और नाचकेतोपाख्यान की जो विषय वस्तु है उसमें नचकेता ऋषि की कथा है और इसका मूल यजुर्वेद में है और कथा रूप में कठोपनिषद और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन इतना कोई डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि उसकी विषय वस्तु क्या है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। लेकिन बस ये पूछा जाएगा रचना कौन सी है और ये कौन सी भाषा में लिखी गई, इस तरह से। तो ये महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उस समय के प्रारंभिक रचनाकार हैं खड़ी बोली आंदोलन के समय के, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लल्लू लाल जी की बात करें तो उनका प्रेम सागर उनकी रचना थी और ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर लिखी गई रचना है और इस पर भी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव देखने को मिला था। और इनकी एक खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में ये भी मानी जाती है रचना। और सदासुखलाल जी की सुख सागर जो है, तो सदासुखलाल जी जो थे वो नियाज नाम से इन्हें जाना जाता था, तो वो उनका उपनाम नियाज था। तो वो उर्दू फारसी में इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने सुख सागर नाम की एक रचना लिखी थी और ये ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये इनकी एक रचना थी जिससे बार बार प्रश्न आता है। और खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य लेखकों में इनका भी ऐतिहासिक महत्व है। और इंसान अल्लाह खां हैं, ये चारों रचनाकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। रानी केतकी की कहानी इनकी रचना थी और इनकी भाषा में आम बोलचाल के स्वरूप देखने को हमें मिलते हैं। और इनकी रचनाकार की जो भाषा है उसमें हिंदी का शुद्ध रूप देखने को हमें सबसे पहले इनकी रचना में मिलता है। और इनकी कृति रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो आई होप आपको सभी को याद भी होगा वैसे तो रानी केतकी की कहानी जो है इसमें ही सबसे शुद्ध रूप देखने को मिला था, तो इसको ही हिंदी गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। तो इनसे अलग भी कुछ कृतियां हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रचार प्रसार में काफ़ी सहयोग दिया था। तो उसमें होगा भाषा योग वशिष्ठ,
तो ये रचना काफ़ी आती है भाषा योग वासिष्ठ, तो जो राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना थी। और इतिहास तिमिर नाशक, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। और सत्यामृत प्रभाव श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की है। और भाग्यवती, ये भी श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की रचना है। तो इन्होंने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में, खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। और ये रचनाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये रचनाएं रिपीटेड मिलेगी, कई बार इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको ध्यान रखें। और अब बात कर लेते हैं खड़ी बोली में भारतेंद्र जी ने किस प्रकार योगदान दिया उसके बारे में। वैसे तो एक टॉपिक अलग से भी है कि भारतेंद्र और हिंदी नवजागरण, जो हम कल सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो भारतेंद्र और द्विवेदी जी का दोनों एक साथ ही करेंगे, लेकिन खड़ी बोली में उनका क्या योगदान रहा है वो भी बात कर लेते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय भारतेंद्र जी को ही जाता है, क्योंकि उनके द्वारा हिंदी, उन्होंने खुद से लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली और सामान्य जनजीवन और उसका समस्याओं से उन्होंने सीधा जुड़ाव किया। तो जो सामान्य जो परिस्थितियाँ थी उनको आधार बनाकर इन्होंने काफ़ी अपनी रचनाएं लिखी हर प्रकार की। तो इन्होंने भारतीय युग साहित्य का हिंदी के क्षेत्र में बहुत योगदान माना जाता है। और भारतीय युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम अपनाकर युगानुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया गया और कालांतर में लोगों ने भारतेंद्र जी की शैली अधिक अपनाई। तो उस समय तक जो काव्य की भाषा रही है वो थी ब्रज भाषा। अगर कोई काव्य लिखता था, काव्य से संबंधित काव्य रचना लिखता था, काव्य ग्रंथ लिखता था, तो वो ब्रज भाषा में लिखता था। लेकिन अगर वो गद्य की रचना लिखता था कोई सी भी, तो वो खड़ी बोली का प्रयोग करता था, हिंदी का प्रयोग करता था। तो यही जो शैली थी उस समय तक थी, लेकिन भारतेंद्र जी के समय से ये बदलाव हुआ और वहाँ से धीरे धीरे इसमें सुधार होता गया और फिर यही शैली आगे जाके सभी ने अपनाई। अब बात करते हैं द्विवेदी जी का खड़ी बोली आंदोलन में क्या योगदान रहा है। तो इनका तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा ही है। तो जब हमने द्विवेदी जी के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल में ही किया था, तो खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करना इस द्विवेदी युग की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है और इन्होंने जो अथक प्रयास किए थे उससे ही ऐसा संभव हो सका है। और भारतीय युग तक जो भाषा थी, मैंने बताया आपको, काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही है। और लेकिन इस युग में जो खड़ी बोली की काव्य रचनाएं लिखी जाने लगी। जब द्विवेदी जी आ गए तो द्विवेदी युग के में जो काव्य रचनाएं थी वो भी खड़ी बोली में ही लिखी जाने लगी, लेकिन पहले ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। और तो ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली को स्थापित करने का श्रेय इनको ही जाएगा। और ये सब कार्य इन्होंने द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया था, जनजागरण का कार्य किया था सरस्वती पत्रिका ने। और द्विवेदी जी का कहना था कि गद्य और पद्य की भाषा दोनों एक ही होनी चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने जो भी साहित्यकार थे, जो भी रचनाकार थे, सभी को बहुत प्रोत्साहित किया, उनकी त्रुटियों को सुधारा, उनको व्याकरणिक त्रुटियाँ होती थी, जो भी उनको सही तरह से उनको हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये सब इन्होंने बहुत योगदान दिया। सभी साहित्यकारों को बताया जो भी समस्या होती थी। तो कई रचनाकारों की उन्होंने लिखा है खुद से कि रचना लिखने में उनको शायद 1 घंटा लगा होगा, लेकिन हमको इसे सुधार करने में 4 घंटे लगे हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको समझ में आ सकता है। तो द्विवेदी जी जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो द्विवेदी युग के काव्य जो है उसमें खड़ी बोली का आंदोलन जो है, इस पे भारतेंद्र जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, गुप्त जी का रहेगा, प्रेमचंद जी, तो ये सभी साहित्यकार हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, रामचंद्र शुक्ल हो, इन्होंने व्याकरण शुद्ध करने पर और उसका मानक रूप प्रदान करने पर बहुत योगदान दिया है। तो अब बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी नवजागरण के बारे में। ये वैसे तो दूसरा टॉपिक था, लेकिन जब छोटी सी क्लास होनी थी तो ये दोनों क्लास मैंने दोनों टॉपिक एक साथ कर लिए हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी नवजागरण क्या है इसको समझ लेते हैं। शायद मेरी स्पीड बोलने की थोड़ा ज़्यादा तेज होगी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई और कोलकाता में की गई थी और इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का क्वेश्चन आता है बार बार, किसने की थी और कब की थी ये भी आता है, और कहाँ पे की थी ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये 3 क्वेश्चन एक ही चीज़ से आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखें।
और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था और इसे ज्ञान विज्ञान को शिक्षा का प्रतीक माना जाने लगा था। तो शिक्षा का प्रतीक भी यहीं से माना जाने लगा। तो यहाँ पे बहुत अध्ययन करते थे सभी जो भी अधिकारी हुए, बाद में जो भी ऑफिसर होते थे उनको यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा भारत के विभिन्न भाषाओं को हजारों पुस्तकों का अनुवाद किया गया। तो विभिन्न भाषाओं की हजारों पुस्तकों का अनुवाद किया गया था इसी कॉलेज में। और इसमें क्या लिखा था आपने, सॉरी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। तो इस संस्था में जॉन गिलक्राइस्ट थे हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, इनको नियुक्त किया गया था। और वेलेज़ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनार संस्था की स्थापना की और बाद में यही जो था इसी को ही फोर्ट विलियम कॉलेज में ये परिवर्तित हो गया था। तो आपने जो कुछ कहा तो मैंने मिस हो गया। तो बात करते हैं अब यहाँ पे, ये तो सामान्य जानकारी कि इसकी स्थापना कैसे हुई और किसने की और वहाँ की क्या विशेषताएं रही हैं। तो अब देख लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। ओके, धन्यवाद मंजली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं स्पीड से बोल रही हूँ तो शायद सामने वाला नहीं समझ पाए उस चीज़ को, तो इसलिए मैंने बोला। तो भाषा किसी राष्ट्र की पहचान होती है, सभी राष्ट्र की ही पहचान होती है वहाँ की भाषा। तो भाषाओं का अध्ययन व उनकी जो स्थापना है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का यही उद्देश्य था कि भाषाओं का अध्ययन करना और जो एक मुख्य भाषा बनाई जाए जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो, एक भाषा की स्थापना करना ही मुख्य उनका उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पे ब्रिटेन के जो युवा अधिकारी होते थे उनको प्रशिक्षित किया जाता था इस कॉलेज में। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने ये अनुभव किया कि कंपनी के कर्मचारियों को जनभाषा का ज्ञान और उनके सदाचार का पालन होना चाहिए और अधिकारियों को भारतीय संस्कृति का पता चले, उनकी भाषाओं को समझने का अवसर मिले। तो इसी दृष्टि से उन्होंने संस्था में भारतीय व अंग्रेज विद्वान भारतीय भाषाओं के, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं साफ बोलती हूँ बिल्कुल, सुबह की क्लास में मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो मुझे रुकना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो संस्था, वो जो संस्था थी उसमें भारतीय व अंग्रेज विद्वान भारतीय भाषाओं के आधुनिकीकरण के साथ साथ रहकर कार्य करते थे। तो यहाँ से ही उनको समझने में फोर्ट विलियम कॉलेज जो था यहाँ पे ही मैंने आपको बताया, तो इसमें ही जॉन गिलक्राइस्ट जो थे उनके नेतृत्व में ही लल्लूलाल जी ने और पंडित सदन मिश्र जी ने अपनी जो रचनाएं लिखी थी, प्रेम सागर और नासकेतोपाख्यान, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि खड़ी बोली को आगे बढ़ाना। तो यही उद्देश्य रहा है कि यहाँ पे जो भी अधिकारी होते थे, युवा अधिकारी जो प्रशिक्षित किए जाते थे, तो उनको भारतीय संस्कृति के बारे में समझाया जाए, सीखने का अवसर मिले। तो इसी देश से जो भारतीय विद्वान होते थे और अंग्रेजी विद्वान, तो दोनों को ही भारतीय भाषाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक साथ रखा गया और वहीं से ही शुरुआत हुई एक ऐसी भाषा की जिसे हम जो खड़ी बोली कहते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी का क्या स्थान रहा है वो देख लेते हैं। तो हिंदी के क्षेत्र में फोर्ट विलियम कॉलेज की सर्वाधिक चर्चा जो है वो प्रेम सागर में की गई थी। लल्लूलाल जी की ये रचना इसीलिए बार बार एग्जाम में आती है। तो प्रेम सागर के संबंध में की गई और हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न करके उसे स्थापित करने में प्रेम सागर ने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है और खड़ी बोली को लेकर कॉलेज की भूमिका में जो भ्रांति रही है, लेकिन कविता है या व्याकरण और ब्रज भाषा के क्षेत्र में संस्था ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो जैसे माधव विलास हुआ या फिर राजनीति, ये रचनाएं हैं और ब्रज भाषा व्याकरण, तो वो रचनाएं यहाँ पे संस्थान में तैयार की गई जिन्होंने खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हिंदी को प्रसार जो उसमें भाषा जो प्रयोग की गई थी वो हिंदी ही थी, खड़ी बोली ही थी, जिसके माध्यम से ही वहाँ से हिंदी का प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ जो होते थे उनका अनुवाद किया जाता था और सभी वृत्तांत जो थे उनको ब्रज भाषा या खड़ी बोली गद्य का रूप मिलता था। यहाँ यही योगदान था फोर्ट विलियम कॉलेज का हमारी भाषा के लिए। लेकिन जो व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए गद्य का सजग रूप में प्रयोग फोर्ट विलियम कॉलेज से ही प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट ने ही करवाया है और उनके द्वारा ही हिंदी गद्य में लिखवाए गए
लेखों के रूप में होने लगा था, जो उसको पढ़ते थे वो उससे सीख लेते थे, उससे समझते थे, तो वहाँ से ही हिंदी का प्रयोग माना जाता था। तो इन लेखों में सदल मिश्र जी ने कृति, जो उनकी कृति है नाचिकेतोपाख्यान, और लल्लू लाल जी की कृति प्रेम सागर, इसका सर्वाधिक महत्व है। और फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी भाषा को नया रूप देने में ये इसीलिए योगदान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए गद्य का एक अच्छे तरह से प्रयोग किया जाए, सजग रूप से प्रयोग किया जाए, तो वो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जो प्राचीन ब्रज भाषा थी और वो जो भाषा हो रही थी प्रयोग, उसका प्रयोग वहाँ से ही कम होता चला गया। और तब फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही यही भूमिका निभाई थी कि वहाँ जो रचनाएं लिखी जा रही थी, जो ब्रज की भाषा होती थी, या संस्कृत की रचनाएं थी या ब्रज की रचनाएं थी, उनका हिंदी में अनुवाद किया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो और लेख ऐसे लिखवाए जाते थे, हिंदी गद्य में लेख लिखवाए जाने लगे, तो वो सभी जॉन गिलक्राइस्ट, मैं एकदम से बोलती गड़बड़ हो जाता है, तो गिलक्राइस्ट के द्वारा करवाई जाती थी। तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है आज। तो आगे देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्व क्या रहा है, ये हमारा आज का लास्ट है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य हमने देख लिया, उसकी स्थापना कब हुई, और अब हम देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्व क्या है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे महत्वपूर्ण यही योगदान है कि उन्होंने भाषाई त्रुटियां जो थी, भाषाई सुधार जो थे वो करवाए, और पुस्तकों के साथ पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाए। और ब्रिटिश विद्वान जो थे वो हिंदी का काफ़ी महत्व समझते थे, तो वो भारत की संस्कृति और सामाजिक परिस्थिति से अवगत थे, लेकिन हिंदी की अपेक्षा भी करते थे। तो वो उसको उस रूप में नहीं प्रयोग देखते थे, लेकिन वो जानते थे कि हिंदी का क्या महत्व है और किस प्रकार भारत की संस्कृति में भारत की सामाजिक परिस्थिति क्या है। तो उस परिस्थिति से वो अवगत तो थे, लेकिन वो हिंदी का महत्व समझते हुए भी उसका ना तो वो उसी को इग्नोर कर पाते थे, ना ही वो उसको सही से ग्रहण कर पा रहे थे। मतलब एक तरह से वो उसको समझ रहे थे कि हाँ, ये भाषा आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी और ये भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे जॉन गिलक्राइस्ट, तो उन्होंने हिंदी के योगदान के लिए बहुत सारे कार्य किए, अनेक कार्य किए, सभी को प्रोत्साहित किया था। जैसे हमने देखा लल्लू लाल जी को, सदल मिश्र जी को कहा कि आप हिंदी में रचनाएं इस तरह से लिखें। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन्होंने ही विकास के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखवाई थी। तो ये कहा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसने ही हिंदी की सुनियोजित नींव रखी है। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कॉलेज द्वारा किए गए जो प्रयोग हैं उनका ही आधुनिक हिंदी पर काफ़ी असर दिखता है। तो हम यही कह सकते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य की चर्चा फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान को अगर हम याद ना करें तो उसके बिना अधूरी रहेगी। तो यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक था फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली से संबंधित। तो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। और इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा इधर उधर से ये नहीं है कि 50 पुस्तकें ली हों। कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसका जो माध्यम है वो यूजीसी नेट की जो पुस्तक आती है अरिहंत की, बस वही लिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए मैं 2-3 टॉपिक उसी से ही लूँगी। बस लास्ट का जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अस्तित्ववाद हुआ, मार्क्सवाद, बस वही मैं अपने पास से कराऊंगी। बाकी क्योंकि जो जब कंटेंट उसमें अच्छा दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो उसका ही मैंने माध्यम बनाया है। तो आप चाहें तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो कोई ये ना कहे कि मैम उसकी कॉपी कर रही हैं क्या, मैं बस इसलिए बता रही हूँ। आप चाहें उससे पढ़ सकते हैं, पर एक समझाने का तरीका होता है, एक ये भी होता है कि हम पढ़ते हुए कई बार कुछ चीज़ हमें नहीं समझ में आती है, पढ़ा लेकिन वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है, लेकिन सुनी हुई बात, समझी हुई बात तब ज़्यादा समझ में आती है। बस यही इसी उद्देश्य से मैं इस टॉपिक को करा रही हूँ। तो हाँ बिल्कुल अरिहंत कृष्णा जी आप उससे देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने उसी से ही कराया है। लेकिन बस यही अंतर हो जाता है, एक टीचर के द्वारा पढ़ा हुआ और एक स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा हुआ, बस इतना अंतर रहता है। आप भी सभी योग्य हैं मुझे पता है, लेकिन मैंने अपना बस सभी टॉपिक कराए हैं तो इसको भी करा ही देना है। तो 3 टॉपिक इसके रह गए हैं, जो कि एक होगा हमारा भारतेंद्र और हिंदी नवजागरण, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो कल सुबह केवल इन 2 टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, और उसके बाद शाम की क्लास थोड़ी बड़ी होगी जिसमें दर्शन होंगे, सभी वाद जो भी हुए हैं वो सभी। तो दर्शन और वाद जो हैं वो पूरे डिटेल एक साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्लास रह जाएगी परसों के लिए।
तो यही हमारे आगे टॉपिक होंगे। तो वीडियो देख